भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय झूठी और मनगढ़ंत बातों के करने के सिवाय कोई काम नहीं किया है और जनता की गाड़ी कमाई को विज्ञापन पर लुटाया है। जनता इनसे नाराज है। हमारे लीडर्स को जेलों में डाल दिया गया, तो उनके खिलाफ बकरी चोरी, भैंस चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी के मुकदमे कायम करके संख्याओं को बढ़ाया गया। नमस्कार, मैं हूं राजीव वर्मा और आप देख रहे हैं बीके स्पीड न्यूज़। आज हम बात करते हैं समाजवादी समर्थन मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजीम इकबाल साहब कि किस तरीके से वो पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और इस 2022 के चुनाव में किस तरीके से रणनीति रहेगी इनकी। जी अजीम इकबाल साहब, अभी जो चुनाव हुए पीछे बीजेपी की सरकार रही, क्या लगता है कि आपने किस तरीके से तैयारी की है? समाजवादी की लहर चल रही है, जनता जाग चुकी है और ये जान चुकी है कि समाजवादी पार्टी ही जनता की सच्ची हितैषी है। भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय झूठी और मनगढ़ंत बातों के करने के सिवाय कोई काम नहीं किया है और जनता की गाड़ी कमाई को विज्ञापनों पर लुटाया है। प्रेस मीडिया को लालच दे करके सिर्फ अपनी वो योजनाएं चलाई हैं जो धरातल पर नहीं काम कर रही हैं। जनता इनसे नाराज़ है। हमारे लीडर्स को जेलों में डाल दिया गया। माननीय आज़म खान साहब को कमज़ोर करने की साजिशें रची गईं और साजिश इस हद तक रचाई गई आज़म खान साहब के ख़िलाफ़ कि उनके ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे मुकदमे कायम कर दिए गए सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए, जिससे कि आज़म खान साहब के ऊपर कानूनी शिकंजा और मजबूती से कसा जा सके। आज़म खान साहब एक 9 बार के विधायक, सांसद, राज्यसभा सदस्य और इतने बड़े शिक्षाविद के रूप में जिन्होंने एक बहुत बड़ी तालीम की शमع रोशन कर दी, सर सैयद जी के बाद जौहर यूनिवर्सिटी कायम की, तो उनके खिलाफ बकरी चोरी, भैंस चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी के मुकदमे कायम करके संख्याओं को बढ़ाया गया ताकि आज़म खान साहब के ऊपर शिकंजा किया जा सके। अच्छा, बात करें अजीम इकबाल साहब की जिस तरीके से बीजेपी सरकार आई और आज़म खान के ऊपर मुकदमे लगे, तो किस रूप में देखते हैं कि आज़म खान पे मुकदमे क्यों लगाए गए? आज़म खान साहब को कमज़ोर करने की नीयत से ये मुकदमे लगाए गए हैं राजनीतिक साजिश के तहत, ताकि आज़म खान साहब को जेल में बंद रख करके भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी कर सके। वो जानती है भारतीय जनता पार्टी इस बात को कि माननीय आज़म खान साहब अगर जेल से बाहर होंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी की कब्र खोदने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद कर देंगे। इसलिए हमारे माननीय आज़म खान साहब को कमज़ोर करने के लिए उनके ऊपर झूठे मुकदमे, इतने झूठे मुकदमे कायम कर दिए ताकि वो जेल से बाहर ना आ पाएँ और मुकदमों की संख्या दिखा करके उनके खिलाफ एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की जा सके कि माननीय आज़म खान साहब अगर जेल से बाहर आ गए तो हमारे साथ और विरोधियों के साथ ना जाने क्या क्या कार्रवाई कर देंगे। इसलिए माननीय आज़म खान साहब को कमज़ोर करने के लिए इन्होंने वो कानूनी शिकंजा रचा है। जनता इनको इस बात का जवाब देने जा रही है। माननीय आज़म खान साहब को जितने दिन ये जेल में रखेंगे, ये समझ लिए ये अपने लिए खुद नुकसान का बाइस बनेंगे। अच्छा, बात करें अभी अखिलेश यादव जी के जो करीबी हैं उनके ऊपर आईटी की कार्रवाई हुई है और आईटी की टीम जो है अब वो उनके ठिकानों पर छापे भी मारे हैं और अब इसमें क्या मानते हैं कि चुनाव जो है क्या वो अब सरकार इनके सहारे लड़ेगी? जो काम पहले कांग्रेस किया करती थी, दबाव बना करके, प्रेशर बना करके, उनको लोगों को अपने जो विरोधी हैं उनको जेल में डाल करके, फर्जी मुकदमे करा करके, सीबीआई की जांच करके, आयकर अधिकारियों का शिकंजा कस के, ये वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अब चुनाव जब नज़दीक आ गया तो आप अखिलेश यादव के बढ़ते हुए काफिले को रोकने के लिए फर्जी आयकर के मुकदमे लगाने की योजनाएं बना रहे हो। उनके जो चाहने वाले हैं, जो उनके लोग हैं, उनके खिलाफ मुकदमे कायम करने जा रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी गलत राजनीति हो रही है इस देश में और इसकी सभी लोगों को निंदा करनी चाहिए। जो सच है उसको मानो, अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। अरे भाई, तुम्हें राज करना है तो दिलों पे राज करो, ऐसा राज करो कि जनता आपसे खुश हो। प्रजा अगर खुश नहीं होगी तो तुम्हें कैसे मतलब यह है कि वोट देगी। आप बेईमानी पर उतर रहा है और दबाव की राजनीति करने पर आप आने लगे। आप इसकी निंदा करता हूं मैं। हमारा मोर्चा, समाजवादी समर्थक मोर्चा, इसकी निंदा करता है कड़े शब्दों में। अच्छा, बात करें जिस तरीके से अब समाजवादी पार्टी मैदान में है, विजय यात्रा निकाली जा रही है, बीजेपी भी अपनी यात्रा निकाल रही है, जो 3-4 राजनीतिक पार्टियां हैं बड़ी बड़ी वो अपनी यात्राएं निकाल रही हैं, तो क्या लगता है कि यात्राओं के सहारे ये चुनाव जीता जाएगा? देखिए, ये इस प्रकार की खोखली यात्राएं निकालने से काम नहीं होने वाला।
अखिलेश यादव जी ने अगर विजय रथ यात्रा निकाली है तो इसके पीछे उनका काम है जो पिछली सरकार में उन्होंने किया है, और जनता उनके कामों को याद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में बताइए कौन सा ऐसा उपलब्धियां की हैं, सिवाय राम मंदिर, लव जिहाद, पाकिस्तान, गौ रक्षा के नाम पर सिर्फ राजनीति की है। विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। इस देश की जनता को इन्होंने लूट करके पूंजीपतियों को दे दिया, किसानों को आंदोलित कराया, और अब जब चुनाव नज़दीक आया तो वो फैसले जो उनको उसी वक्त ले लेने चाहिए थे, हठधर्मी पर उतरी हुई थी सरकार, फिर उन फैसलों को वापस लिया। तो जनता इस बात को जान चुकी है। अब काशी मथुरा की बारी आ गई है। तो इस प्रकार की धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी जनता के दिलों पर अपनी जगह कायम नहीं कर पाएगी। जनता के दिलों से उतर चुकी है, और जनता ने इस बार प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव की, माननीय आजम खान साहब की लहर चल रही है। प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रही है समाजवादी पार्टी। अच्छा, बात करें जिस तरीके से सरकार अब चुनाव करीब आ रहा है और उसके बाद घोषणाओं पर घोषणाएं कर रही है, अनाज फ्री दे रही है लोगों को, और पेंशन देने की बात कर रही है, बेरोजगारों को 500 रुपये प्रति माह देने की, श्रमिकों को 500 रुपये प्रति माह देने की बात कर रही है, तो उसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, ये फिर बात कर रहे हैं ये फिर वो झूठी बात और मन की बात करके, जैसे इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए प्रत्येक नागरिक के खाते में आएंगे, इसी प्रकार से ये झूठी बनगढ़ंत योजनाएं बना करके पब्लिक को फिर एक बार बेवकूफ़ बनाने की योजना बना रहे हैं, और फिर एक बार झूठ बोल करके वोट लेना चाहते हैं। तो अब इनकी झूठ की राजनीति चलने वाली नहीं है। अखिलेश यादव जी के सामने ये नहीं टिक पाएंगे। माननीय आजम खान साहब और अखिलेश यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश में विकास करके दिखाया है, जनता उसे याद कर रही है। इनकी झूठी भ्रामक विज्ञापनों पे और इनकी झूठी योजनाओं पर अब जनता विश्वास नहीं करने वाली। अच्छा, बात करें तो जिस तरीके से बीजेपी कहती है कि हमने भूमाफियाओं पे कार्रवाई की है, हमने बाहुबलियों पर कार्रवाई की है, तो क्या इस सरकार में भी कहीं इन सरकार के नेताओं ने, जैसे अब अजय राय हैं, अजय राय जी पे अभी तक बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। किसान आंदोलन में ये कह रहे थे कि खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये किसान नहीं है, और उसको लेकर भी जब प्रधानमंत्री जी ने वो किसान बिल वापस लिया, उसके बावजूद अब क्या कहते हैं आप लोग इसके बारे में? अब क्या ये खालिस्तानी नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं है? हंसी आती है इनकी बातों पर और गुस्सा आता है। ये कब तक देश की जनता को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? खुलेआम देश का गृह राज्य मंत्री का बेटा किसान आंदोलन को कुचलने के लिए किस तरह से कातिलाना हमला करता है अपनी जीप से, और किसानों को लहूलुहान कर देता है। और उनका मंत्री, जो उनका पिता मंत्री, देश का गृह राज्य मंत्री, खुलेआम गुंडागर्दी की बात कर रहा है। कई चैनल्स पे, कई व्हाट्सएप ग्रुप पर हमने उनकी वीडियो देखी है, और वो बता रहा है अपना इतिहास, और वो कह रहा है कि मुझे जानते नहीं हो मेरा इतिहास क्या है, अगर मुझसे टकराओगे तो मैं तुम्हारा वो हाल कर दूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं। और उनके बेटे ने वो काम करके भी दिखा दिया। तो ऐसा देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब गृह राज्य मंत्री ही गुंडागर्दी करने लगा, तो फिर देश के और लोग जो नेता हैं इनकी वो नहीं करेंगे? थानों में मारा है लोगों को, हमने देखी है वीडियो। खबरदार, तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे, ए दरोगा इस तरह से बात कर रहा है, हम तुझे नोच के डाल देंगे, हम तुझे खत्म करके डाल देंगे। इस तरह से गुंडागर्दी के कई मामले कई थानों में देखे गए हैं। खुलेआम धमकियां दे रहे हैं इनके विधायक और सांसद और जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष। जिला पंचायत के अध्यक्षों में देखिए किस तरह से गुंडागर्दी करके इन्होंने चुनाव जीता। तो देश में गुंडागर्दी की सरकार को खत्म करने का समय आ गया है। सबको एकजुट होकर के अखिलेश यादव जी का साथ देना चाहिए, और जो जन भावनाओं की कदर करने वाली सरकार है वो सिर्फ समाजवादी सरकार है और माननीय आजम खान साहब की सरकार है। हमारा सबसे निवेदन है कि एकजुट हो जाओ। दो पार्टियां हैं सिर्फ, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी, इन दोनों में से तुम्हें एक को चुनना होगा, और समाजवादी इन सबसे बेहतर पार्टी है, अच्छा काम करके दिखाती है। माननीय अखिलेश यादव जी एक काबिल योग्य मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अपनी देश की जनता के लिए, अपने प्रदेश की जनता के लिए बहुत कुछ ऐसी योजनाएं बनाई हुई हैं। देखिए घोषणा पत्र आने जा रहा है, देखिए पढ़ना उनको, और इनके किसी भी बातों में मत आना। और जो भ्रामक बातें ये योजनाएं फैला रहे हैं और अपना विज्ञापन ये जारी कर रहे हैं, देश की जनता की गाड़ी कमाई को ख़त्म कर रहे हैं, अपना प्रचार करने में लगा रहे हैं, इनसे बाज आ जाओ, इनसे होशियार हो जाओ। अच्छा, अब बात आती है, कल
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यूपी में योगी उपयोगी हैं, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? क्या योगी जी सही मायने में उपयोगी हैं? योगी जी के लोग, योगी जी की जनता उनसे खुश नहीं है। गोरखपुर में उन्होंने क्या किया है, गोरखपुर के उपचुनाव में देखिए क्या हुआ था। तो जब उनके ही जनपद में लोग उनसे खुश नहीं हैं तो प्रदेश की जनता उनसे कैसे खुश हो सकती है? उनके प्रदेश में ही मासूम बच्चे मर गए ऑक्सीजन नहीं होने के कारण, ऑक्सीजन प्लांट नहीं था। और उस एक डॉक्टर, कोई मुस्लिम डॉक्टर थे, उन्होंने बच्चों की भागा दौड़ी करके कहीं इधर उधर से इंतजाम किया, तो उसको, जो अच्छा काम कर रहा था, उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो योगी जी से लोग कैसे खुश हो सकते हैं? प्रदेश की जनता नाला है इनसे, और इनसे जाती है कि किसी भी सूरत से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म हो और देश में, प्रदेश में अच्छा काम करने वाली सरकार बने। अखिलेश यादव जी को याद कर रहे हैं सब लोग। जब बात करें, अभी एक कानून पास हुआ है जिसमें कह रहे हैं कि लड़की हो या लड़का, अब 21 साल के होंगे तो बालिग माने जाएंगे, तभी उसकी शादी होगी। इस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, ये सब उट पटांग बातें कहाँ कहाँ से ला ला करके कौन कौन सी योजनाएं इनके मन में भरी पड़ी हैं। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? जो बच्ची 18 साल की हो चुकी है, शादी के लायक हो चुकी है, उसका विवाह हो जाना चाहिए। आप उनके विवाहों पर रोक लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब वो 21 साल में चाहेगी शादी होगी, अगर वो 18 साल में, 19 साल में शादी करेंगे तो उनके ऊपर आप कानूनी शिकंजा कसेंगे। ये स्वैच्छिक होना चाहिए। 18 साल से 21 साल की कर रहे हो, और 21 साल से करने की जो आप बता रहे हो बातें कि वो पढ़ाई भी कर सकेगी, ये सब बातें कर सकेगी, तो ये वैकल्पिक होना चाहिए। और मैं समझता हूँ 18 साल की आयु बहुत है, क्योंकि हमारे शरीयत में तो जब बच्ची बालिग हो जाती है तो हम उसकी शादी कर सकते हैं। चलो, कानूनी रूप से 18 वर्ष कर दी गई है, तो हम मुस्लिम लोग भी, हमारी भी कोशिश होती है कि बच्ची कम से कम 18 साल की हो जाए तो उसकी शादी की जाए। लेकिन आप 21 वर्ष करके आप उन वैवाहिक संबंधों को आप ख़त्म करेंगे जिनकी शादी होने की उम्र आ गई है और जिनके पास व्यवस्था है शादी करने की। तो ये मैं समझता हूँ अच्छा फैसला नहीं है। अच्छा, ये कानूनी कहीं आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार दो रूप में देख रही है। वोट देने का अधिकार, बालिग होने का अधिकार 18 वर्ष का है। आदमी अपनी स्वेच्छा से कोई भी काम कर सकता है, तो वो 18 वर्ष में कर सकता है। कानूनी रूप में उसे 18 साल की मान्यता दी गई। लेकिन अपने जीवन का फैसला करने के लिए, अपनी सरकार चुनने के लिए 18 वर्ष का फैसला 18 वर्ष की उम्र कर दी गई। लेकिन जब अपना जीवन साथी चुनने की बात है तो 21 वर्ष कर दी गई है। तो दोनों में अलग अलग नहीं देखते आप? देखिए, 18 वर्ष की आयु मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से 18 साल में जो माइंड है वो पूरी, और शरीर है वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है। अब इसको लंबा खींचने से क्या फ़ायदा? 21 वर्ष की आयु आप करने जा रहे हैं, तो आपकी क्या मंशा है ये आप जाने। लेकिन कम से कम ऐसे फैसलों पर राय ली जानी चाहिए, और इस पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या बेहतर हो सकता है। तो 18 वर्ष से 21 वर्ष की आयु आप कर देते हैं तो आप चुनाव के काबिल नहीं समझ रहे, यानी कि और 3 साल लेंथी आप प्रोसीजर बनाने जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे हिसाब से ठीक नहीं महसूस होती है। मतलब वोट लेना है तो 18 साल, वोट लेना है तो 18 साल, और शादी करने के लिए 21 साल। तो ये एक मतलब की राजनीति है। मैं बता तो रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी वो हथकंडे अपनाएगी और वो बातें लाएगी जिससे जनता का हित नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ ये अपने आंकड़ों को पूरा करने के लिए, और क्या इनकी मंशा है ये जानते होंगे। हम लोग इसकी निंदा करते हैं। 18 वर्ष की आयु मैं समझता हूँ सफिशेंट है। अच्छा, बात करते हैं कि अब सरकार अखबारों में, टीवी में बहुत बड़े बड़े विज्ञापन दे रही है और कहती है कि हमने इतना विकास कर दिया, हमने हाईवे चौड़ी कर दिए, हमने नेशनल हाईवे बना दिए, हमारी इतनी बड़ी योजनाएं, हमने इतने अरबों खरबों रुपए का विकास कर दिया। तो क्या आपने इस पर कोई नज़र डाली? आपने देखा कि विकास वाकई में हुआ या अखबारों में, टीवी में हुआ? भैया, अखबारों टीवी में ज़्यादा विकास दिखा रहे हैं, धरातल पर इनका कुछ नहीं हुआ। अब जब चुनाव आ गया है तो ये कहीं कहीं हम देख रहे हैं सड़कें वड़कें डलवाना शुरू करिए इन्होंने, कुछ गड्ढे वड्ढे थोड़े सारे भरने की प्रयास कर रहे हैं। जब चुनाव आ गया, तब जब पूरी सरकार बीत गई, पूरी सरकार में इन्होंने नफरत की राजनीति की, पाकिस्तान के नाम को लेकर के। पाकिस्तान हमारे क्या है, एक मुट्ठी का, एक उंगली का नहीं है हमारे। आप हमें मुकाबला करने के लिए खड़ा कर दो, यकीन मानो हम काफ़ी उसके लिए, पाकिस्तान को दबा बर्बाद करने के लिए हम अपने देश के लिए जान दे सकते हैं। आप क्यों मतलब नफरत की राजनीति को फैला करके अपनी राजनीति करते हो? मोहब्बत की राजनीति करो, प्यार की राजनीति करो, विकास की राजनीति करो, एक दूसरे को जोड़ने की राजनीति करो, राम राज्य लाओ। आपने राम मंदिर तो बना लिया, लेकिन राम राज्य तो स्थापित नहीं कर सके। आप योगी होने के बाद में गुंडागर्दी वाली बातें करते हैं। आप अपनी भाषा पे तो देखिए, किस तरह की भाषा बोलते हैं आप।
देश का गृह राज्य मंत्री पत्रकारों को धमका रहा है लखीमपुर के अंदर। तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा? मोदी साहब को ये चीज दिखाई नहीं दे रही कि उनका गृह राज्य मंत्री है अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है? देश का जल संचयन मंत्री जमीन पर कब्जा करने के बाद भी प्लॉटिंग करा करके करोड़ों रुपए कमा रहा है, और यहां माननीय आजम खान साहब जौहर यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करते हैं, शिक्षा का मंदिर बनाते हैं, तो उनको आप साजिश का शिकार बना रहे हो। भैंस बकरी चोर जैसे छोटे छोटे मुकदमे कायम करके मुकदमों की संख्या बढ़ा रहे हो। तो ये कैसी राजनीति है आपकी? लानत है ऐसी राजनीतियों पर आपकी। और हम चाहते हैं कि देश में अमन हो, भाईचारा हो, एक दूसरे का साथ हो। राजनीति तो बहुत अच्छी चीज है, आप इसको खराब क्यों कर रहे हो? ये तो एक माध्यम है, हम लोगों को एक सत्ता का जो संचालन करना होता है, जिम्मेदारी दी जाती है, तो आप लोगों को जिम्मेदारी दी है ईश्वर ने, धन्यवाद दो और अपनी जनता का भलाई के काम करो। अब पूंजीपतियों का आप ध्यान रख रहे हैं, सब कुछ बेचे चले जा रहे हैं, रेल बेच दी, सारे कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो बेच दिया आपने। तो क्या चाहते हो? आपने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आपने कहा था नहीं कहा था प्रधानमंत्री जी, और आप बताइए अपने वादे के ऊपर खरे उतर रहे हैं नहीं उतर रहे हैं? आपने कहा था गैस के दाम जब 450 थे तो आपकी स्मृति ईरानी साहब सड़कों पर उतरा करती थी, हेमा मालिनी साहिबा सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन किया करती थी। कहाँ गए ये लोग? अब देश की जनता महंगाई के मारे मरी जा रही है, बेरोजगारी के मारे मरी जा रही है, उनको रोजगार उपलब्ध नहीं है, आप महंगाई पे महंगाई बढ़ते चले जा रहे हो। तो ये कैसी राजनीति है आपकी? राम राज्य स्थापित करिए, राम राज्य, राम मंदिर बना चुके हो,